एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय इतिहास को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को, फिर हमने देखा वैदिक संस्कृति, फिर हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, फिर जैन धर्म को पढ़ा। अभी आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को। मौर्य वंश में हमको किसको पढ़ना है? सम्राट अशोक को पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। एक मिनट, देखिए देखते हैं कि मौर्य वंश का उदय कहाँ से हुआ। तो एक महाजनपद काल होता है। कितने महाजनपद हैं? टोटल 16 हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? जैसे एक परिवार है, परिवार से कुल होता है, कुल से ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से फिर जन का निर्माण होता है, जन से जनपद का, और जनपद के बाद महाजनपद का। ठीक है, अब महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे है? अंगुत्तर निकाय है। कौन सा? बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। एग्जाम में हमारे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के किस निकाय में दिया है, तो अंगुत्तर निकाय है, उसमें महाजनपद काल का उल्लेख है। ठीक है, फिर जैन धर्म का भगवती सूत्र है। पूछ सकता है, क्योंकि हमारे में बौद्ध और जैन धर्म तो दिया ही है, तो पूछ सकता है कि जैन धर्म का किसमें, जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद में महावीर स्वामी का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए ये जो महाजनपद था, ये 16 महाजनपद थे, उसमें से हमारा एक था मगध। तो मगध से ही हमारा मौर्य वंश का उत्थान होता है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कैसे आता है मगध का उत्थान। तो पहले देखिए बृहद्रथ वंश आता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है हसीन मशुकसा। है से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मैं से मौर्य वंश, से ये सु से सुग वंश, कैसे कर्ण वंश, से सातवाहन वंश। इसमें हमको क्या पढ़ना है? मौर्य वंश को पढ़ना है। तो चलिए फिर हम मौर्य वंश को देखते हैं। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के बारे में हमारे जो सिलेबस दिया है हमारा, उसमें हम अशोक के बारे में दिया हुआ है। उसके पहले हम देख लेते हैं मौर्य वंश कहाँ से आया, इसके संस्थापक कौन थे। तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उसके इनके गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, और भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन है? इन्हीं को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका अन्य नाम क्या है? सेंडोकोटस व एंडोकोटस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, ये भारत के प्रथम ऐतिहासिक शासक हैं। और देखिए ये अभी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा है कि ये जो चाणक्य थे ये किस विश्वविद्यालय में थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसार। इनका पुत्र कौन है? बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? अशोक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अशोक, इनका शासनकाल क्या है? 273 बीसी से 232 बीसी तक। ठीक है, इनके पिता कौन थे? बिंदुसार थे। माता कौन थी? सुब्दांग्री थी। और देखिए ये जो बिंदुसार थे, इन्हीं के 2 पुत्र थे, एक सुसीम, एक अशोक। ये जो इनके सुसीम इससे बड़े थे अशोक से। ठीक है, अब देखिए जन्म इनका कब होता है? 304 बीसी में, पाटलिपुत्र में। समझ में आया? इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 304 बीसी में, पाटलिपुत्र में। किसका? अशोक का। पूछ सकता है एग्जाम में हमारे कि अशोक का जन्म कब हुआ था? तो 304 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में। इनका अन्य नाम क्या है? देवनामप्रिय दस्यी। क्या नाम है? देवनामप्रिय दस्यी है। ठीक है, और देखिए फिर इनके बारे में दिया हुआ है। समझ में आ गया? बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और बिंदुसार, और ये इनके अशोक के पिता थे बिंदुसार। ठीक है, इनके 2 पुत्र मेन थे, सुसीम और अशोक। इनकी माता सुब्दांग्री थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या की तथा 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक कराया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, किसने किसने भाइयों की हत्या की? 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, और तथा 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिए। कब करवाया था? 269 बीसी में। बीसी मतलब ईसा पूर्व। ओके, कलिंग युद्ध के बारे में हम देख लेते हैं। कलिंग युद्ध क्या हुआ था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? 269 बीसी में करवाया था। तो इसके 8 वर्ष बाद कौन सा आएगा? 261 बीसी। आप लोग को पता होगा बीसी में हम लोग पीछे जाते हैं। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में 13वें शिलालेख में उल्लेख है, क्या कराया? कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में ये किस, और देखिए कलिंग युद्ध के बारे में और कहाँ दिया हुआ है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी दिया है। किसमें दिया है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, व इनके 13वें शिलालेख में। अभी मैं शिलालेख जब पढ़ाऊंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वह 13वें शिलालेख में किसका युद्ध का चर्चा है? कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिए। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कलिंग युद्ध कब होता है? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में होता है। अभी इस कलिंग युद्ध के बारे में बता रहे हैं। ठीक है,
जो ये हमारा हाथी गुम्फा का अभिलेख है, इसके अनुसार उस समय राजा कौन था? नंद था। ठीक है, जब कलिंग युद्ध हुआ तो इसमें भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें बूढ़े जवान बच्चे आदि इतनी ज़्यादा मतलब लोगों की मृत्यु हुई कि इसको देखकर अशोक का हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ये किस कब हुआ था? 261 BC में हमने बताया था। किसके? अपने उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ये याद रखिएगा, उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में, तो ये युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका हृदय परिवर्तित होता है। ये क्या करता है? युद्ध नीति को त्याग देता है। ठीक है, कौन? अशोक। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यहाँ यहीं से क्या होता है? इसका हृदय इतना परिवर्तित हो जाता है कि इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अशोक के नामों का उल्लेख हम टॉपिक वाइज से पढ़ लेंगे। अशोक के नामों का उल्लेख कहाँ पे क्या है? तो देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी भी मैंने बताया, इनके दो नाम थे। एग्जाम में हमारे पूछ ले देवनाम प्रिय किसका नाम है? तो अशोक का है। प्रियदर्शी भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, अशोक नाम का उल्लेख कहाँ पे है? एग्जाम में हमारे पूछ लेता है अशोक नाम कहाँ पे दिया है? तो गुर्जरा और मास्की अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और निट्ठूर अभिलेख है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? अशोक का नाम अशोक दिया गया है। ठीक है, नहीं तो कहीं हर एक जगह क्या दिया नाम? प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी के नाम से है। केवल क्या गुर्जरा और मास्की अभिलेख में इसका नाम क्या बताया गया है? अशोक नाम। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और बुद्ध शाक्य, देखिए इनको बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। किसके? मास्की के लघु अभिलेख में क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है बुद्ध शाक्य किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। ठीक है, किसमें है? मास्की के लघु अभिलेख में। इतना समझ में आ गया। अभिलेख की खोज किसने की थी? टी पैंथलर ने। कौन किया था? टी पैंथलर ने क्या किया था? अभिलेख की खोज की। जो ये सब अभिलेख दिया हुआ गुर्जरा, मास्की, निट्ठूर इत्यादि, इसकी खोज किसने की? टी पैंथलर ने किया। पढ़ने में सब इसने खोज तो कर दी, बट ये पढ़ नहीं सका। पढ़ने में सफलता किसको मिला? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। एग्जाम में बहुत बार पूछा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा। ठीक है, राजतरंगिणी में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। राजतरंगिणी है, उसमें लिखा गया है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो एग्जाम में हमारे पूछ लेता है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने किया था। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं धर्म। ये देखिए, पहले तो ये क्या था? यहाँ पे ऐसे याद करिए, पहले ये किसका? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बाद में जब ये कौन सा होता है? अभी मैंने बताया कलिंग का युद्ध होता है, तो यहाँ पे इसका हृदय इतना ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है कि वहाँ से ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, उसके बाद सिंहली अनुश्रुति एक है, उसमें क्या दिया है? अशोक ने बड़े भाई सुसीम के पुत्र निर्घोष से प्रभावित था। ये किससे? देखिए एग्जाम में और भी पूछ लेता है कि ये किससे प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म को अपनाता है? तो सुसीम के पुत्र, अपने बड़े भाई निग्रोध, अपने बड़े भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध, इसका क्या लगेगा? भतीजे से क्या होता है? ये प्रभावित होता है इसी से। ठीक है, निग्रोध से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। किससे? निग्रोध से ही प्रभावित होता है। ठीक है, ये अपना पहला गुरु किसको बनाते हैं? गुरु उपगुप्त या बौद्ध भिक्षु। ये जो उपगुप्त होते हैं, ये बौद्ध भिक्षु होते हैं। इसको ये क्या करते हैं? अपना प्रथम गुरु बनाते हैं उपगुप्त को। ठीक है, प्रथम गुरु किसको बनाते हैं? उपगुप्त को। और किससे ये प्रभावित होते हैं? निग्रोध से। ठीक है, ये कौन था? इनका भतीजा था। ठीक है, अब देखिए अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए क्या? बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है किसके लिए बनवाया था? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? बराबर की पहाड़ियों में। कितने गुफाएं बनवाए? 4 गुफाएं बनाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हम देख लेते हैं अशोक की यात्राएं देख लेते हैं। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा किया इसने। कहाँ के किया? गया की यात्रा की। 10वें वर्ष गया की यात्रा की, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो यहाँ से देखिए 10 दूनी 20, 10वें में गया, 20वें में लुम्बिनी, गया लुम्बिनी, इतना तो याद हो गया। 10वें वर्ष गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। ठीक है, जब लुम्बिनी की यात्रा करके आया तो उसमें क्या किया? 1/8 कर क्या कर दिया? 1/8 भाग करके क्या कर दिया? माफ कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद ये बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती इत्यादि की इसने यात्रा की। ठीक है, एक मिनट। अशोक द्वारा धर्म प्रचारक कहाँ पे किसको भेजा गया था? एग्जाम में हमारे पूछ लेता है। तो उसने क्या किया? अपने पुत्र व पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। महारक्षित को यमन देश भेजा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपने पुत्री और पुत्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। कौन थे? महेंद्र व संघमित्रा। ठीक है, फिर हम अशोक के अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। इसे अभिलेखों का जनक कहा जाता है। किसको? अशोक को। ठीक है, इसने 3 प्रकार, इसके अभिलेखों को 3 प्रकार में बांटा जाता है। शिलालेख,
स्तंभ लेख, गुहा लेख। जो गुफाओं पे लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? गुहा लेख। जो पिलर जैसे जो खंभे पे लिखा जाता है उसको स्तंभ लेख। जो पत्थर पे लिखा जाता है उसको शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है, एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। वैसे ही स्तंभ लेख को भी बांटा गया है दीर्घ और लघु में, ठीक है। तो इसमें बृहद शिलालेख में 14 शिलालेख का उल्लेख है। चलिए हम 14 शिलालेख पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम देखिए 14 शिलालेख हैं टोटल। प्रथम में क्या है? अहिंसा और पशुबलि निंदा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको पहला क्या है? अहिंसा और पशुबलि पर निंदा। तो पहले देखिए, पहले पशुबल की निंदा की जाएगी, दूसरे में पशु चिकित्सक आएंगे, ठीक है। पहले पशुबल की निंदा, फिर पशु चिकित्सक, ठीक है। और देखिए तृतीय से 3 रिलेट कर लीजिए। 3 अधिकार थे, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक, इसको याद कर लीजिएगा। 3 अधिकार, तृतीय से 3 अधिकार, ठीक है। चतुर्थ में भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष अपनाया। भैरी घोष की जगह में धम्म, जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद ही इसने क्या किया? भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष अपनाया। 5वां धम्म महामात्र नामक अधिकारी आए। 6वां में जन कल्याण के बारे में। 7वें में धर्मों में आपसी, सभी धर्मों में क्या है? आपसी समन्वय के बारे में बात किया गया है, यह सबसे बड़ा है। फिर 8वें में धम्म यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये IMP है, इसको याद कर लीजिएगा। धम्म यात्रा 8वें में क्या एग्जाम में हमारे पूछ लेता है, धम्म यात्रा के बारे में किस शिलालेख में लिखा गया है? तो 8वें शिलालेख में। फिर 9वें में छोटे मोटे जो त्यौहार थे उस पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। 10वें में प्रजा के हित के बारे में बताया गया है। 11वें में कहा गया है कि कोई भी हमारे अधिकारी ब्राह्मण को ना सताएं। 12वें में स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया गया है। 13वां में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। 14वां में इसने कहा कि मैंने बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, जो जिसमें मतलब कुछ ऐसे हैं जो अभी तक लिखे ही नहीं गए हैं, और जो भी इसमें लिखा गया है इसमें लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और 14वां क्या है? सबसे छोटा। अगर हमारे एग्जाम में पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है, तो 14वां। सबसे बड़ा है कौन? 7वां। तो देखिए 7 दूनी 14 से रिलेट कर दीजिए। जो 7 क्या है? सबसे बड़ा। 14 क्या है? सबसे छोटा। और हमने बताया कि पहला क्या है? पशुबलि निंदा। पशुबलि निंदा कर लेंगे तो फिर पशु चिकित्सक आएगा। तीसरे से रिलेट कर लीजिए 3 अधिकार, राजुक, युक्तक, प्रदेशक। फिर चतुर्थ में भैरी घोष और धम्म घोष। 5वां में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा। और धर्मों में आपसी समन्वय से 7 से रिलेट कर लीजिए। 8वां में धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है। उसके बाद इतना, तो ये इंपॉर्टेंट है। 7वां, 8वां, फिर ये भैरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था चतुर्थ में। ये तीनों तो आगे मैं याद कराई दी हूँ। अब और ब्राह्मण को ना सताएं, 11वां। स्त्रियों की स्थिति में सुधार, स्त्री 12वें में, ठीक है। और उसके बाद 13वां तो आप लोग को याद ही होगा, कलिंग युद्ध की चर्चा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए साहिबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख हैं, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये 2 अभिलेख इसमें जितने भी पाए गए थे, इसमें से 2 अभिलेख कहाँ पे पाए गए हैं? पाकिस्तान में। ये किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। ये क्या है? साहिबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ पे पाए गए हैं? पाकिस्तान में। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। और ये क्या? दाएं से बाएं लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं ओर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जैसे ये इधर से इधर की तरफ लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि भी वैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और याद करिए कि ये देखिए जो भी मतलब ये इसके अभिलेख हैं समानतः जितने सारे हैं वो किस में लिखा गए हैं? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि वाले सब कहाँ पे पाए गए हैं? भारत में। खरोष्टी लिपि में 2 पाए गए हैं, वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। और जो अफगानिस्तान में पाया गया है वो अरमाई की लिपि में, ठीक है। एग्जाम में हमारे पूछ लें तो जो पाकिस्तान में पाया गया वो खरोष्टी लिपि में पाया गया है, जो अफगानिस्तान में पाया गया अरमाई की लिपि में पाया गया है, और जो भारत में पाया गया है सामान्यतः किस लिपि में पाया गया है? ब्राह्मी लिपि में पाया गया है। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। भाब्रू अभिलेख है जो राजस्थान का है। इसमें अशोक ने खुद को क्या बताया है? सम्राट बताया। कहाँ का? मगध का सम्राट बताया। एग्जाम में हमारे पूछ रहे कि अशोक ने खुद को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया? तो भाब्रू अभिलेख है। कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है। फिर इनके स्तंभ लेख हम देख लेते हैं। फिर क्या है? रूमनदेई, ये कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। अरमाई की लिपि, ठीक है। अफगानिस्तान का अरमाई की लिपि है। ये क्या है? सबसे छोटा है। रूमनदेई कहाँ का है? अफगानिस्तान में है, अरमाई की लिपि में है। कौशाम्बी का अभिलेख यूपी में है। ये इसमें क्या है? पत्नी कारूबाकी ये बहुत दान देती थी, ये दानी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इनके बारे में चर्चा है। ये इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी कारूबाकी, ठीक है। इनकी पत्नी कारूबाकी की चर्चा है। इसी वजह से इसको रानी अभिलेख भी कहा जाता है। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया, ठीक।